हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग विड्थ और प्रिसीजन के बारे में स्टडी किए थे, राइट। आज हम लोग उसी वहीं से आगे से बढ़ते हैं, दैट इज बफर के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस अ, आप लेक्चर जो देख रहे हैं उस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में या फिर आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे, दोनों जगह आपको एक टेलीग्राम लिंक का मतलब टेलीग्राम आईडी का एक लिंक मिलेगा, राइट। तो आप प्लीज उसको ज्वाइन कर लीजिए। वो हो सकता है कि मतलब जैसे मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ कि कोई भी चीज सर्टेन नहीं है, राइट। तो कल को कुछ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ना हो, लेकिन अगर हो गया तो बैकअप के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन रहिएगा, तो वहां पे आपको वापस से बैकअप मिल जाएगा, राइट। और आगे जाने में जो भी गेट्स वगैरह के नोट्स होंगे वो सब मैं वहां पे शेयर करूंगा। सो अब हम लोग मेन लेक्चर की तरफ आते हैं, राइट। तो आज हम लोग जिसके बारे में स्टडी कर रहे हैं उसका नाम, उस टॉपिक का नाम क्या है? बफर। तो लेट मी एक्सप्लेन यू कि बफर होता क्या है। सबसे पहले देखो होता क्या है कि हम लोग, हमारे पास जो भी कंप्यूटर होता है, राइट, जो भी सिस्टम में आप मतलब वर्क कर रहे हैं, तो आप सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करते हो, राइट। तो जो आप सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करते हो वो, जो हमारे पास, जैसे अगर हम लोग प्रिसाइजली कंप्यूटर के बारे में बात करें, तो जब भी आप कंप्यूटर में इनपुट प्रोवाइड करते हो तो वो जो इनपुट होता है वो टोटली क्या होता है हमारे पास? बाइनरी फॉर्मेट में होता है, राइट। वो क्या होता है हमारे पास? टोटली बाइनरी फॉर्मेट में होता है। बट जब आप इनपुट प्रोवाइड करते हो वो जरूरी नहीं कि आप बाइनरी फॉर्मेट में इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। वो तो आप कोई भी इनपुट प्रोवाइड करते हो, मतलब कैरेक्टर्स, डेसिमल, कुछ भी आप क्या करते हो? इनपुट प्रोवाइड करते हो, ठीक। तो होता क्या है कि जो आपने इनपुट प्रोवाइड किया वो जो कंप्यूटर में जाएगा वो बाइनरी के फॉर्म में स्टोर होगा कंप्यूटर में, राइट। तो इस प्रोसेस में अगर आप क्या करोगे, बार बार एक एक करके इंटरेक्शन करोगे, आपने एक बार एक इनपुट प्रोवाइड किया तो फिर वो क्या होगा, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, फिर कंप्यूटर उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, फिर आपने दूसरा इनपुट प्रोवाइड किया। तो ऐसे अगर आप लाइन बाय लाइन इनपुट प्रोवाइड करेंगे, या फिर इसको एकदम सिंपल भाषा में बोलूंगा कि आप डायरेक्टली अगर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, मतलब आपका जो आईओ डिवाइसेस है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, अगर डायरेक्टली आपके कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है तो होता क्या है कि वो प्रोसेस बहुत लेंदी होता है, मतलब बहुत टाइम टेकिंग होगा वो प्रोसेस, एज कम्पेयर टू जो अभी हमारे पास क्या होता है कि हम लोग जो इनपुट प्रोवाइड करते हैं वो एक जगह क्या होता है हमारे पास स्टोर हो जाता है, राइट। और वो जहां पे स्टोर होता है हमारे पास, ठीक, मतलब ये बफर जो होता है, बफर आपके सारे इनपुट्स को क्या करता है? स्टोर करता है। और फिर ये बफर क्या होगा हमारे पास, एक बार में आपके सारे इनपुट को क्या करेगा? बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है, राइट। तो दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? पहले वाले की सिचुएशन में जब आप डायरेक्टली कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हो तो क्या होता है कि आप जो इनपुट प्रोवाइड करते हो कंप्यूटर को, राइट, वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा एंड प्रोसेस होगा। फिर आपने दूसरा इनपुट प्रोवाइड किया, वो बाइनरी में कन्वर्ट होगा, प्रोसेस होगा। तो मतलब हर एक इनपुट को प्रोवाइड करने के बाद आपका बाइनरी का कन्वर्जन हो रहा है, राइट। तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम लेगा, तो इसलिए वो जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस क्या होता है हमारे पास? रिलेटिवली ज्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू जो अभी हम लोग प्रेजेंट सिनेरियो में जो बफर का प्रोसेस होता है। बफर क्या होता है? एक बार में सारे इनपुट्स को क्या कर लेगा? कलेक्ट कर लेगा, एंड देन वो सारे इनपुट्स को एक बार में ही कंप्यूटर के पास भेज देता है प्रोसेसिंग के लिए, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट होता है सबसे पहले बफर का, ठीक। सिमिलरली जो आउटपुट आता है वो भी सेम रीजन यही है। आउटपुट जो भी आएगा वो क्या होगा? सबसे पहले बफर में स्टोर होगा, और एक बार सारे आउटपुट्स हमारे पास अवेलेबल हो जाएंगे तो बफर क्या होगा? हमको आउटपुट शो कर देगा हमारे आउटपुट डिवाइस में। सेम दिक्कत यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे भी क्या है कि आपका अंदर तो बाइनरी फॉर्म में इन मतलब प्रोसेसिंग हो रहा है, तो आउटपुट भी क्या आएगा? आपका बाइनरी फॉर्म में आएगा, लेकिन हमको डिजायर आउटपुट तो डेसिमल फॉर्म में, या फिर जो हमको प्रिंट कराना हो, या फिर कुछ भी हम लोग ऑपरेशन करवा रहे हैं, तो जिस फॉर्मेट में हम लोगों ने इनपुट दिया था उसी फॉर्मेट में हम लोग क्या करेंगे? आउटपुट एक्सपेक्ट करेंगे। तो कंप्यूटर तो बाइनरी फॉर्मेट को अंडरस्टैंड करता है, तो आउटपुट क्या करेगा? वो कंप्यूटर बाइनरी फॉर्मेट में देगा, राइट। सो तो यहाँ क्या होगा? बाइनरी से वापस आपका डेसिमल में कन्वर्जन होगा, या फिर आप जिस पर्टिकुलर फॉर्मेट में इनपुट दिए उस फॉर्मेट में क्या होगा? आपका कन्वर्जन होगा। तो एक एक आउटपुट को कन्वर्ट करने में क्या होगा? ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए क्या होता है कि इसको सारे आउटपुट्स एक बार बफर में स्टोर हो जाता है, फिर बफर से क्या होता है हमारे पास? एक बार में सारे आउटपुट आपको क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे, जो प्रिसाइजली लेस टाइम लेता है एज कम्पेयर टू अगर आप डायरेक्टली कंप्यूटर डिवाइसेस से इंटरेक्ट करते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि जो भी हम लोग, हमारे पास जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर से जो अटैच होते हैं, तो जब हम लोग आउटपुट, जब उनके साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं तो इंटरेक्शन के वक्त क्या होता है कि आप कोई भी उनसे आप कोई भी उनको डेटा प्रोवाइड करते हो या फिर उनसे कोई भी डेटा फेच करते हो, तो दोनों केस में क्या होता है? बफर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, राइट।
तो बफर का रोल समझ आ गया। बफर क्या होता है, एक बार में सारा इनपुट लेता है एंड उसको कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर के पास प्रोसेसिंग के लिए भेजता है। एंड आउटपुट को क्या करेगा, सेम आउटपुट की साइड में यही स्टोरी होगा कि एक बार में वो सारा आउटपुट लेगा एंड उसको डिजायर्ड फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट करके हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस में भेज देता है वो, राइट। तो दिस इज द यूज ऑफ बफर। तो पॉइंट समझ आ गया कि बफर क्या होता है। सो अब हम लोग थोड़ा सा इसमें इसको एक एग्जांपल देखते हैं प्रोग्राम के थ्रू, राइट। तो लेट मी ओपन नोटपैड। ओके, तो लेट्स राइट अ प्रोग्राम हियर। हम लोग क्या करते हैं, हैश इंक्लूड, बहुत नॉर्मल सा प्रोग्राम लिखें, कोई बहुत मतलब हाई फाई कुछ नहीं लिखना है, बस एक केस समझाना है बफर के, बफर से रिलेटेड, राइट। ये हमने यहाँ पे मेन फंक्शन डाल दिया एंड सपोज हम लोग यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन करते हैं इंटीजर डेटा टाइप के, एक्स एंड वाई, राइट। हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन किया एक्स एंड वाई जो इंटीजर डेटा टाइप के थे, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, एंटर एंटर वैल्यू एक्स, राइट। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, इनपुट लेते हैं एक्स के फॉर्म में, तो स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा इम्पर्सन एक्स। फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, प्रिंट एफ परसेंट डी, सॉरी वाई का भी इनपुट लेना है, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, ओके, अगेन बैक स्लैश एन, राइट। देन हम लोग इनपुट लेंगे वाई का, स्कैन एफ परसेंट डी कॉमा परसेंट वाई, ओके। देन नाउ हम लोग जो इनपुट लिए हैं उसको प्रिंट करना है, बहुत नॉर्मल सा प्रोग्राम था, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, राइट। तो एक बार हम लोग प्रोग्राम को ओवरव्यू कर लेते हैं। तो हम लोग बेसिकली क्या किए, दो वेरिएबल डिफाइन किए एक्स एंड वाई जो इंटीजर डेटा टाइप का था, राइट। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक जस्ट कमांड डालते हैं, दैट इज एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स, एंड यहाँ पे हम लोग एक्स वेरिएबल में इनपुट ले लेते हैं, राइट। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग कमांड डालते हैं, एंटर द वैल्यू ऑफ वाई, एंड यहाँ पे हम लोग वाई का इनपुट ले लेते हैं, ठीक। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपली दोनों एक्स एंड वाई को क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं, ठीक। इज दैट ओके? तो लेट्स सेव दिस। तो लेट बी माय फाइल नेम इज m.c, राइट। ऐसे डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, ठीक। नाउ if we run this file on terminal, let's see what would happen. तो टर्मिनल पे रन करते हैं, cd डेस्कटॉप m.c, right, and simply इसको रन करते हैं। वैल्यू ऑफ x में हम लोग सपोज 10 डालते हैं, राइट। देन हम लोग को दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट मिला, दैट इज एंटर द वैल्यू ऑफ y, तो यहाँ पे हम लोग 20 डालते हैं, आउटपुट जाएगा 1020 आ जाएगा, क्लियर। यही आउटपुट आना चाहिए था। अब इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को हम लोग दूसरे तरीके से रन करते हैं, कैसे, दिस इज m.c, राइट, एंड सिंपली इसको रन किए ना, हम लोग 10 इनपुट डाले एंड फिर स्पेस डाल के मैं 20 डालता हूँ, राइट। एंड इफ यू रन दिस, यू विल सी कि यहाँ पे एंटर द वैल्यू ऑफ वाई हुआ, उसके बाद हमसे इनपुट मांगा ही नहीं उसने। डिफरेंस समझ में आया? फर्स्ट केस में क्या था कि एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स था, राइट, ये कमांड प्रॉम्प्ट हुआ, उसके बाद हम लोगों ने 10 इनपुट प्रोवाइड किया, फिर एंटर द वैल्यू ऑफ वाई हमारे कमांड में आया, फिर उसके बाद हम लोग ने वहां पे 20 इनपुट डाला एंड देन हमारे पास आउटपुट आ गया 1020, राइट। यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे हम लोगों ने एंटर द वैल्यू ऑफ एक्स में 10 डाल दिया और स्पेस में 20 भी प्रोवाइड कर दिया।
तो हुआ क्या कि जैसा कि हम लोग स्कैनफ फंक्शन के बारे में जानते हैं कि स्कैनफ जो होता है जैसे स्पेस प्रोवाइड करता है तो ये क्या होता है स्टॉप हो जाता है, राइट। तो अब ये स्टॉप हो गया, तब ये जो दूसरा हमारे पास स्कैनफ वाला पार्ट था, राइट, ये पहले डिस्कस हो चुका है। तो यहाँ पे क्या था कि फर्स्ट स्कैनफ फंक्शन यहाँ यूज हुआ था एंड दूसरे सेकंड टाइम स्कैनफ फंक्शन क्या हुआ था हमारे पास यहाँ पे यूज हुआ था, राइट। तो जैसे ही स्पेस उसने देखा तो जो दूसरा इनपुट है वो ऑटोमेटिकली वाई में उसने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया, राइट। तो उससे क्या हुआ कि ये जो 10 है हमारे पास 10 10 एक्स में ऑलरेडी स्टोर था, राइट। एंड फिर उसके बाद जैसे स्पेस डाल के यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड किया हमने, तो स्पेस प्रोवाइड करने से क्या हो गया कि स्कैनर फंक्शन क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अब वो नेक्स्ट जो इनपुट हम लोग यहाँ डाले वो नेक्स्ट स्कैनर फंक्शन में जो इनपुट ले रहे हैं हम लोग उसके अंदर क्या हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, राइट। सो सेकंड टाइम जब हम लोग इंटर द वैल्यू ऑफ वाई के बाद माने तो यहाँ उसने इनपुट हम लोग से सीख नहीं किया, उसने डायरेक्टली आउटपुट प्रोवाइड कर दिया 10 20, क्योंकि ऑलरेडी 10 और 20 क्या हो गया हमारे पास असाइंड हो चुका था एक्स एंड वाई को। तो होप इट इज क्लियर। तो डिफरेंस समझ में आए दोनों में कि जब हम लोग को पता है कि स्कैनर फंक्शन में स्पेस लाने से क्या होता है कि स्कैनर फंक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाता है एंड इफ वी प्रोवाइड अनदर इनपुट देयर तो होगा क्या कि जो नेक्स्ट स्कैनर फंक्शन हमारे प्रोग्राम में होगा उसमें वो पर्टिकुलर इनपुट क्या हो जाएगा, अलोकेट हो जाएगा, राइट। हियर 10 अलोकेट था हमारे पास एक्स में, स्पेस प्रोवाइड करने से स्कैनर फंक्शन स्टॉप हो गया एंड देन जब हम लोग यहाँ 20 दिए तो ये ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन जो स्कैनफ का था जहां हम लोग वाई का इनपुट ले रहे थे वहां ये क्या हो गया हमारे पास एलोकेट हो गया। सो डायरेक्टली आउटपुट आ गया हमारे पास 10 एंड 20। सो ये बफर में दिस इज द टिपिकल एग्जांपल ऑफ बफर, राइट। तो हुआ क्या कि बफर में हमारे पास क्या हो गया एक्स एंड वाई की वैल्यू इस तरीके से ऑटोमेटिकली स्टोर हो गई एंड देन हमारा ये डायरेक्टली क्या हो गया कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने चला गया। सो होप इट इज क्लियर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ बफर। तो बफर समझ आ गया, तो बफर क्लियर है। तो हम लोग कोई भी जो इनपुट प्रोवाइड करते हैं वो क्या होता है, सबसे पहले सारे के सारे इनपुट बफर में स्टोर होते हैं, राइट। वेदर आप किसी भी मैनर में दे रहे हो, आप डायरेक्टली सारे इनपुट एक बार एक लाइन में प्रोवाइड कर रहे हो जैसे कि हम लोगों ने इस केस में किया था कि एक लाइन में ही सारे इनपुट प्रोवाइड कर दिए थे, या फिर आप बार बार कमांड प्रॉम्प्ट यूज करके इनपुट प्रोवाइड कर रहे हो, राइट। तो दो यू यूज एंड आइदर केसेस, राइट। आप ऐसे प्रोवाइड करो इनपुट या फिर ऐसे प्रोवाइड करो इनपुट, जैसे ही प्रोवाइड करोगे आप इनपुट तो वो सारे के सारे इनपुट पहले बफर में क्या होंगे, रेस्पेक्टिव वेरिएबल्स में क्या होंगे, एलोकेट होंगे एंड देन फिर वहां से क्या होगा वो कंप्यूटर में जाएगा प्रोसेसिंग के लिए, राइट। सो दिस वाज कॉन्सेप्ट ऑफ बफर। नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जाते हैं दैट इज escape sequences in C। सपोज इसको मैं यहाँ डील करता हूँ। सपोज जैसे ये हमारे पास प्रोग्राम है, इसको थोड़ा सा हम एडिट कर लेते हैं। सपोज वी विश टू प्रिंट, हम लोग सपोज ये प्रिंट करना चाह रहे हैं क्या, हम्म, मेरा टारगेट क्या है प्रिंट करने का, लेट मी एक्सप्लेन हियर। मैं यहाँ पे ये प्रिंट करना चाह रहा हूँ, इस फॉर्मेट में आउटपुट प्रिंट करना चाह रहा हूँ। YUSHARY, राइट। लेट मी allocate। तो हम मैं प्रिंट क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन क्या करना चाह रहा हूँ, प्रिंट करना चाह रहा हूँ, राइट। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आयुष आ गया, राइट। आई वांट टू प्रिंट दिस होल पर्टिकुलर स्ट्रिंग। तो अगर मैं इसको नॉर्मली प्रिंट करने जाऊँ, राइट, सिंपली हम लोग प्रिंटफ फंक्शन यूज करते हैं, प्रिंटफ देन आई सिंपली राइट इट एज आयुष आर्या एंड देन मैं इसको अगर नॉर्मली प्रिंट करने चाहूँ तो इट विल थ्रो इन कंपाइलर एरर। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास कंपाइलर है वो सबसे पहला इन्वर्टेड कॉमा इधर देखेगा, राइट। एंड इसका क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमा वो क्या करेगा, इसको एज्यूम कर लेगा। तो ये दो इन्वर्टेड कॉमा के बीच में कोई भी पर्टिकुलर हमारे पास क्या है, कैरेक्टर प्लेस नहीं है, या फिर कोई भी पर्टिकुलर हमारे पास एक तरीके से कह सकते हैं लिटरल प्रेजेंट नहीं है। सो इट विल जस्ट स्टॉप हियर और उसके बाद का चीज कंपाइलर को समझ ही नहीं आएगा, इसके आगे की जितनी भी पॉइंट है वो चीज हमारे पास जो कंटेंट प्रेजेंट है वो कंपाइलर को समझ ही नहीं आएगा, राइट। सो इट विल थ्रो अ कंपाइलर एरर, राइट। वो क्या करेगा, कंपाइलर एरर थ्रो करेगा। रन दिस प्रोग्राम।
तो यहाँ देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड दिस बिफोर आई, तो इसने एरर थ्रो कर दिया, राइट। तो इसका सबसे बेटर वे टू रिजॉल्व इज यूज escape सीक्वेंसेस, राइट। तो इससे क्या होगा कि जैसे ही हम लोग ये पर्टिकुलर स्लैश डालेंगे, बैक स्लैश डालेंगे, तो उससे कंपाइलर को क्या आएगा कि ये जो आगे वाला जो सीक्वेंस है वो एक्चुअली में क्या होना है, प्रिंट होना है। ये एक्चुअली में कंटेंट की तरह बिहेव कर रहा है, राइट। सिमिलरली हम लोग ने यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस यूज किया, तो इसके आगे जो इन्वर्टेड कॉमा है वो एक्चुअली में क्या है, इट इज नॉट द इन्वर्टेड कॉमा जो यहाँ स्टार्ट हो रहा है, राइट। ये इन्वर्टेड कॉमा एक्चुअली में कंटेंट का पार्ट है विच नीड्स टू बी प्रिंटेड, राइट। सो अगर हम इसको रन करेंगे तो आएगा, राइट। सो ये हमारे पास क्या हो गया, एज इट इज प्रिंट हो गया। तो जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स होते हैं, राइट, डबल इन्वर्टेड कॉमा हो गया। इनफैक्ट अगर हम लोग नॉर्मली सिंपली अगर स्लैश को प्रिंट करना है, सपोज अगर हम लोग यहाँ पे स्लैश को प्रिंट करेंगे, राइट, वी वांट टू प्रिंट आयुष स्लैश आर्य, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये एक वार्निंग थ्रो करेगा, राइट। इट विल थ्रो अ वार्निंग, यहाँ वार्निंग है, तो हम लोग इसको रन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट ये प्रिंट नहीं किया इसको, इसने स्लैश को प्रिंट नहीं किया, इसने स्लैश को ओमिट कर दिया, राइट। तो अगर हमको आयुष स्लैश आर्या प्रिंट करना है तो उसके लिए हम लोग उसको यहाँ पे डबल स्लैश, यहाँ पे हमको स्केप सीक्वेंस यूज करना पड़ेगा, दैट इज स्लैश। क्योंकि अगर सिंपली अगर हम लोग नॉर्मली यहाँ एग्जाम, यहाँ थोड़ा सा नीचे एग्जाम्पल में समझाता हूँ, राइट। अगर हम लोग सिंपली नॉर्मल स्लैश कंटेंट में सिर्फ एक स्लैश यूज कर रहे हैं, तो ये एग्जाम्पल होता है किसका, ये एक्चुअली में एग्जाम्पल होता है अननोन escape सीक्वेंस का, राइट। अननोन escape सीक्वेंसेस का क्या होता है, ये हमारे पास एग्जाम्पल होता है, राइट। तो कंपाइलर को समझ में आएगी एक्चुअली में हमको प्रिंट क्या करना है, राइट। यहाँ उसने देखेगा फर्स्ट स्लैश, जैसे वो देखेगा तो उसको लगेगा कि कोई चीज तो हमको मतलब आगे कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर यूज होगा, राइट, बट इसके आगे कोई कैरेक्टर है ही नहीं। सो उस केस में क्या होगा, हमारे पास कंपाइलर विल थ्रो एन एरर। एक्चुअली में दो डिफरेंट कैरेक्टर्स यहाँ पे क्या होता है, अलाउड होता है, मतलब जरूरत होता है, क्योंकि प्रिंटफ फंक्शन के अंदर आप कुछ भी पर्टिकुलर एज इट इज जो कंटेंट डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप लिखते हो, राइट, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं कुछ भी लिखती हूँ यहाँ पे, वो प्रिंट होगा ही होगा, राइट। प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है, जनरली आउटपुट प्रिंट कर देता है। बट कंफ्यूजन दो केस में आता है। फर्स्ट केस इज कि जब आपके कंटेंट में भी क्या होगा, इन्वर्टेड कॉमा प्रेजेंट होगा, राइट। जैसे इस पर्टिकुलर केस में कंटेंट में इन्वर्टेड कॉमा प्रेजेंट था, तो उस केस में कंपाइलर को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये पर्टिकुलर इन्वर्टेड कॉमा एज अ कंटेंट की तरह बिहेव कर रहा है, नॉट इट इज नॉट एक्टिंग लाइक एंड ऑफ द इन्वर्टेड कॉमा, राइट। दिस इज फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा एंड दिस इज द एंड इन्वर्टेड कॉमा। सो ये बीच में जितने भी इन्वर्टेड कॉमा हम लोग देख रहे हैं वो कंटेंट की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसको कंटेंट की तरह बिहेव करने के लिए हम लोग को यहाँ पे स्केप सीक्वेंसेस की जरूरत पड़ती है, जो कि हम लोग अभी देखें, राइट। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे स्लैश को यूज करेंगे, स्लैश भी स्केप सीक्वेंस के अंदर ही आएगा, राइट। एक सेकेंड, लेट मी omit this line। हमारे पास स्लैश है, वो भी क्या होगा, स्केप सीक्वेंस के अंदर ही आएगा। वार्निंग फ्लैश, इट विल डेफिनेटली रन, यार वार्निंग था, राइट। तो क्लियर पॉइंट है, escape सीक्वेंसेस, escape सीक्वेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो escape सीक्वेंसेस बेसिकली दो जगह आपको यूज करना है, कहाँ पे, जब आपके कंटेंट में इन्वर्टेड कॉमा प्रेजेंट होगा, एंड देन जब आपके कंटेंट में ब्लैक स्लैश प्रेजेंट होगा, ठीक। जब ये दो पर्टिकुलर सिचुएशन होगा तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, escape सीक्वेंसेस का यूज कर सकते हो, राइट। जैसे कि हम लोग को इस पर्टिकुलर केस में ये पर्टिकुलर पार्ट को क्या करना था, प्रिंट करना था, राइट। तो मैंने वहां पे क्या यूज किया, बैक स्लैश यूज किया, जिससे वो पर्टिकुलर जो कंटेंट इन्वर्ट कॉमा है वो क्या हुआ, एक तरीके का कंटेंट का पार्ट बन गया, राइट। अदरवाइज अगर हम लोग बैक स्लैश यूज नहीं करेंगे, स्केप सीक्वेंस यूज नहीं करेंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा हमारे पास,
वो कंपाइलर विल एज्यूम कि जो हमारे पास स्टार्टिंग स्केप सीक्वेंस था, जो स्टार्टिंग इन्वर्टेड कॉमा था, राइट, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन अगेन दिस। जैसे यहाँ पे अगर मैं सिंपली आयुष आर्या, राइट, यहाँ पे सिंपली इसको यूज कर लूंगा, तो उस केस में क्या होगा, कंपाइलर क्या लगेगा कि हमारा इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पे स्टार्ट हुआ है एंड इधर क्या हुआ हमारे पास बेसिकली एंड हो गया। तो जो कंटेंट है हमारे पास प्रिंटफ फंक्शन के अंदर वो इस बीच में ही है, कंपाइलर का भी यही एज्यूम करेगा, बट एक्चुअल में कंटेंट तो हमारा ये वाला पार्ट है, राइट। कंटेंट तो हमारा क्या है, ये वाला पोर्शन है, क्लियर। कंटेंट तो हमारा ये वाला पोर्शन है, बट कंपाइलर क्या लग रहा है, कंटेंट क्या है हमारे पास, इसके बीच में जितनी भी चीजें वो कंटेंट है। सो टू अवॉइड द कंफ्यूजन हम लोग क्या करेंगे, बैक स्लैश यूज करते हैं। तो बैक स्लैश से क्या होगा कि कंपाइलर विल अंडरस्टैंड कि जो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हम लोग ने लगाया है वो एज अ कंटेंट का पार्ट है, राइट। यहाँ पे जो हम लोग ने इन्वर्टेड कॉमा लगाया वो क्या है, एज अ कंटेंट का क्या है हमारे पास पार्ट है, क्लियर। सिंपली आई विल से दिस, इफ आई रन दिस यू विल सी, आपको इस फॉर्मेट में मिल जाएगा। एंड दूसरा स्केप सीक्वेंस का जरूरत कब पड़ेगा, जब आप नॉर्मली बैक स्लैश यूज करिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मली बैक स्लैश यूज करेंगे। अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे बैक स्लैश लिख देता हूँ, सिंपली बैक स्लैश लिख देता हूँ, उस केस में क्या होगा, अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे बैक स्लैश लिख देता हूँ तो कंपाइलर विल अंडरस्टैंड कि वो जैसे ही कंटेंट को देखेगा तो उसको यहाँ पे बैक स्लैश दिखेगा, और बैक स्लैश जैसे ही दिखेगा तो उसको लगेगा कि स्केप सीक्वेंस यूज हुआ है, बट इसके आगे तो कोई पर्टिकुलर हमने इन्वर्टेड कॉमा यूज नहीं किया है, राइट। सो कंपाइलर थ्रो अ वार्निंग, उसको लगेगा कि मतलब ऑब्वियस सी बात है वो वार्निंग स्टोर करेगा कि अगर आपको स्केप सीक्वेंस का जरूरत नहीं है तो व्हाई आर यू यूजिंग दैट स्केप सीक्वेंस, राइट। बट हमारा मोटिव यहाँ क्या था, हमारा मोटिव था कि हमको बैक स्लैश भी प्रिंट करना था, तो उस केस के लिए हम लोग यहाँ पे एक और बैक स्लैश देंगे, जिससे क्या होगा, ये एक्चुअली में जो फर्स्ट बैक स्लैश है वो स्केप सीक्वेंस की तरह बिहेव करेगा, राइट, स्केप सीक्वेंस की तरह बिहेव करेगा, एंड जो सेकंड बैक स्लैश है वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, राइट। इफ वी save this and run this, you will see the output. You can see here that output is Ayush slash Arya. So overall मेरे ख्याल से स्किप सीक्वेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। कब यूज करना है, दो जगह आप यूज करेंगे, वन विथ इन्वर्टेड कॉमास एंड अदर विथ बैक स्लैश, राइट। स्केप सीक्वेंस क्या करता है, स्केप सीक्वेंस कंपाइलर को क्या बताता है कि the particular inverted comma or the particular backslash is the part of content, right? So कंपाइलर उसको क्या करेगा, कंटेंट की तरह ही क्या करेगा, लेगा, क्लियर। तो स्किप सीक्वेंसेस का ये पर्टिकुलर काम होता है। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं, दैट इज ऑपरेटर्स की बात करते हैं, राइट। तो ऑपरेटर्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या होता है, ऑपरेटर्स पॉसिबल होता है, ठीक। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से, बहुत बेसिक सी चीज, कोई बहुत बड़ी हाई फाई चीज नहीं था, ठीक। ऑपरेटर्स की बात करें तो दो टाइप का ऑपरेटर होता है हमारे पास, बाइनरी ऑपरेटर्स, राइट, एक होता है हमारे पास यूनिटी ऑपरेटर्स। डिफरेंस क्या है भाई बाइनरी ऑपरेटर्स और यूनिटी ऑपरेटर्स में, बाइनरी ऑपरेटर नाम से ही लग रहा है, इस ऑपरेटर को यूज करने के लिए आपको दो ऑपरेंड की जरूरत होगी, राइट। यूनिटी ऑपरेटर्स आप सिंगल ऑपरेंड में इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। व्हाट इज ऑपरेंड, जो वेरिएबल्स होते हैं ना भैया, ऑपरेंड होते हैं। जैसे यहाँ देखो ए मॉडुलो बी मैंने किया है, तो मॉडुलो क्या हो गया हमारे पास, एक बाइनरी ऑपरेटर हो गया, क्यों, क्योंकि ये दो डिफरेंट ऑपरेंड्स में क्या हो रहा है हमारे पास, अप्लाई कर रहे हैं हम लोग उसको, ठीक। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है बाइनरी ऑपरेटर्स एंड दूसरा होता है यूनिटी ऑपरेटर्स। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होता है हमारे पास, दो डिफरेंट ऑपरेंड्स के बीच में अप्लाई किए जाते हैं। यूनिटी ऑपरेटर्स आप सिंगल ऑपरेंड में क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो ये इतने टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एंड दिस लास्ट वन इज मॉड्यूलो ऑपरेटर, राइट। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, रिमाइंडर आउटपुट देता है। मॉड्यूलो ऑपरेटर क्या करता है, आप कोई भी पर्टिकुलर दो डिफरेंट नंबर को डिवाइड कर रहे हो तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, आउटपुट वो मॉडुलो ऑपरेटर देगा। जैसे सपोज अगर मैं 10 मॉडुलो 3 लिखता हूँ, सो इफ यू डिवाइड 10 बाय 3 व्हाट विल द रिमाइंडर 1, सो ये ऑपरेटर आउटपुट क्या देगा आपको, 1 देगा, ठीक। तो मॉडुलो ऑपरेटर क्या होता है, इट गिव्स यू आउटपुट रिमाइंडर, क्लियर। सो डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर होते हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एंड
मॉडुलो। जो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आप देख रहे हैं, ये आप इंटीजर और फ्लोट दोनों के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। बट जो मॉडुलो ऑपरेटर होता है वो सिर्फ इंटीजर के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव जो दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है क्या, कि ये मॉडुलो ऑपरेटर जो होता है ये आउटपुट पॉजिटिव देगा कब, जब ए की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और निगेटिव देगा जब ए की वैल्यू निगेटिव होगी, राइट। मतलब मॉडुलो ऑपरेटर का आउटपुट पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, वो किस चीज किसके साइन पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ ए के साइन पे डिपेंड करेगा। आपने ए मॉडुलो बी लिखा है, तो जो मॉडुलो ऑपरेटर का आउटपुट होगा वो किसके साइन पे टोटली डिपेंड करेगा, वो टोटली डिपेंडेंट होगा ए के साइन पे, राइट। अगर ए पॉजिटिव होगा इस केस में, ए मॉडुलो बी के केस में, तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। अगर ए नेगेटिव होगा इस केस में, तो आउटपुट आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, ठीक। तो ये कहानी थी हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर्स की। तो बाइनरी ऑपरेटर समझ आ गया कि इतने टाइप के बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लीकेशन है मॉडुलो, राइट। प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये आप क्या कर सकते हैं, फ्लोट और इंटीजर दोनों वैल्यूज के लिए क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, राइट। बट जो मॉडुलो ऑपरेटर होता है उसके लिए आप, वो सिर्फ क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रल वैल्यूज के लिए ही क्या होता है, एप्लीकेबल होता है, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होता। और इसका आउटपुट का साइन टोटली डिपेंड करता है किस पे, ए ऑपरेंड पे डिपेंड करता है, ओके। अब बात करते हैं हम लोग यूनिटी ऑपरेटर में। तो यूनिटी ऑपरेटर में क्या होता है हमारे पास, जैसे यहाँ नीचे जाते हैं, दैट इज एक्स प्लस प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स माइनस माइनस एक्स। तो यहाँ दो टाइप के हमारे पास यूनिटी ऑपरेटर आपको देखने को मिलेगा, क्या कि जब पोस्ट फिक्स में आपका ऑपरेशन लग रहा हो, और एक केस में आपका प्रीफिक्स में ऑपरेशन लग रहा हो, ठीक। तो दो डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं यूनिटी ऑपरेटर, इसको हम लोग एग्जांपल से ज्यादा बेटर एक्सप्लेन करेंगे, राइट। सो लेट्स सी दिस। पहले हम लोग इसका एग्जांपल के लिए सिंपली सपोज हम लोग इंट x इक्वल्स टू 10 and y equals to, suppose मैं ले लेता हूँ 2, right? So if we perform different type of operation जो अभी हम लोग देखते आ रहे हैं, printf परसेंट d comma क्या x plus y, क्या होगा आउटपुट, if you add these two operands आपको क्या मिलेगा आउटपुट, ऑब्वियस बात है 12 मिलेगा, राइट। सिंपली printf परसेंट d comma x minus y, what will be the output, 10 minus 2, right। सिंपली हम लोग printf परसेंट d comma, एक सेकेंड, printf परसेंट d कॉमा एक्स इंटू वाई, अगर ये करेंगे तो उसके इसमें आउटपुट क्या होगा, 50, 10 इंटू 2 दैट इज 20, राइट। अगेन प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा एक्स मॉडुलो वाई, व्हाट विल द आउटपुट, मॉडुलो ऑपरेशन, सो इफ यू डिवाइड 10 by 2 you won't get any remainder, right, so remainder will be 0, simple, right। नाउ हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं, प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा एक्स बाय वाई, simply dividing, what will be the output, 5, right। Now return 0 and simply हम लोग अब इसको सेव कर लेते हैं, राइट। बैक स्लैश एन लगाना तो भूल गए, वरना तो आउटपुट आपको सेम लाइन में आ जाएगा, जो कि एक अलग प्रॉब्लम होगा। स्लैश एन, राइट, now save this। एक सेकंड, कंपाइलर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, हम लोग क्या करते हैं इसको इन, इसको इस फॉर्मेट में कर लो, कोई बात नहीं। क्योंकि हम लोग को आउटपुट डिफरेंट क्या हो सकता है, मिल सकता है, राइट। यहाँ देख रहे हैं आपको सारा आउटपुट मिलेगा 12, 8, 20, 0, 5, क्लियर। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, बाइनरी ऑपरेटर्स, ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब ये सेम ऑपरेशन अगर हम लोग यूनिटी ऑपरेटर में करें तो क्या होता है, लेट्स सी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, प्रिंट एफ, या फिर सिंपली मैं लिखता हूँ एक नया वेरिएबल डिफाइन करता हूँ इंट जेड, राइट, एंड आई से जेड इक्वल्स टू सपोज एक्स प्लस प्लस, राइट। सो
और मैं क्या करता हूँ उसको प्रिंट भी करूंगा, प्रिंट एफ परसेंट डी, प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा एक्स, नो नो जेड, ओके। और मैं अगेन नेक्स्ट लाइन में क्या करता हूँ, जेड इक्वल्स टू सपोज प्लस प्लस एक्स कर देता हूँ, राइट। एंड अगेन आई विल प्रिंट दिस, प्रिंट एफ परसेंट डी, और बार सेम मिस्टेक की बराबर, प्रिंट एफ परसेंट डी कॉमा जेड, राइट। सो यहाँ तक का तो आउटपुट हम लोग ने देख लिया, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करता हूँ इसको हटा देता हूँ, जब देख लिया है तो क्या ही दिक्कत होगा, इसको हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो ओके, हम लोग क्या करते हैं, अब इसका आउटपुट निकालने की कोशिश करते हैं। तो सिंपली अगर आपने यहाँ पे क्या किया, एक वेरिएबल जेड इंटीजर टाइप का क्या किया, डिफाइन किया, राइट। और फिर नेक्स्ट लाइन क्या है, जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस। व्हाट डज दिस लाइन मीन? जब देखो, जब भी अगर आपका ऑपरेशन पोस्ट फिक्स में हो, मतलब एक्स प्लस प्लस, राइट, आप प्लस प्लस क्या कर रहे हो, पोस्ट फिक्स में अटैच है, राइट। तो उस केस में सबसे पहले क्या होगा, उस केस में जेड इक्वल्स टू एक्स होगा, एंड नाउ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, राइट। ये पूरे लाइन का, ये जो जेड इक्वल टू एक्स प्लस प्लस हमने यहाँ पे यूज किया है, इस पूरे लाइन का ये मतलब होता है कि यू विल असाइन द वैल्यू ऑफ एक्स टू जेड एंड यू विल देन डू एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, राइट। क्या करना है, कुछ नहीं, सिंपली एक्स की वैल्यू जो होगी वो जेड को असाइन हो जाएगी और फिर एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन होगा। इस पूरे ऑपरेशन का ये मतलब होता है, राइट। सिमिलरली अगर जेड इक्वल्स टू प्लस प्लस एक्स होगा तो उस केस में क्या लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन हो जाएगा, एंड देन फिर z इक्वल्स टू क्या होगा, x होगा। क्लियर, समझ आई बात? दोनों केस में क्या डिफरेंस है, अगर z इक्वल्स टू एक्स प्लस प्लस हो रहा है तो उस केस में सबसे पहले x की वैल्यू z को असाइन हो जाएगी एंड देन x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन हो जाएगा, यू विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ x बाय वन, राइट। सिमिलरली अगर z इक्वल टू प्लस प्लस एक्स है तो पहले क्या हो रहा है, हमारे पास ऑपरेशन हो रहा है, देन क्या हो रहा है, असाइनमेंट हो रहा है। तो उस केस में यहाँ पे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इंक्रीमेंट कर देंगे x टू एक्स प्लस वन एंड देन वी विल असाइन द वैल्यू ऑफ x टू z, ओके। सो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ आउटपुट देखें तो इनिशियली x की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 10 थी। तो सबसे पहले क्या होगा, z इक्वल्स टू 10, तो z की वैल्यू क्या होगी, इस केस में क्या आउटपुट आएगा, z की वैल्यू जाएगी 10, राइट। हियर वैल्यू ऑफ z विल बिकम 10, और यहाँ x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन हो गया, x इक्वल्स टू क्या हो गया, x प्लस वन। तो यानी x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 11 होगी। इस पर्टिकुलर केस में x की वैल्यू क्या होगी, 11 होगी, राइट। नाउ अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ x इक्वल टू एक्स प्लस वन सबसे पहले हो रहा है, तो x की वैल्यू क्या हो चुकी थी, 11 हो चुकी थी। तो 11 प्लस वन 12, राइट। फिर उसके बाद क्या हो गया, z की वैल्यू क्या होगी, असाइन हो जाएगी, z इक्वल्स टू एक्स, यानी आउटपुट यहाँ z का क्या आएगा हमारे पास, 12 आ जाएगा, क्लियर। तो ओवरऑल ये ऑपरेशन समझ आया कि सबसे पहले यहाँ पे असाइनमेंट हुआ, x की वैल्यू 10 थी तो z के पास x की वैल्यू चली गई, तो z इक्वल्स टू 10 हो गया। फिर x इक्वल्स टू एक्स प्लस वन हो गया, यानी 10 इक्वल्स x इक्वल्स टू 10 प्लस वन, दैट इज इक्वल्स टू x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे हमारे पास 11 हो गई, राइट। फिर यहाँ पे सबसे पहले x इक्वल टू एक्स प्लस वन हुआ, यानी x की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई सबसे पहले, तो उस केस में 11 प्लस वन दैट इज इक्वल्स टू 12, x की वैल्यू क्या हो गई, 12 हो गई। और फिर ये z की वैल्यू अगेन x को एक्साइन होगी इस केस में, तो z की वैल्यू यहाँ पे 12 आ जाएगा, ठीक। सो लेट्स सेव दिस प्रोग्राम एंड इफ यू रन दिस, राइट, तो 10 और 12 आपको देख रहा है आउटपुट, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारे पास यूनिटी ऑपरेटर था, तो होपफुली अब यूनिटी ऑपरेटर में कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सिमिलरली अगर सेम कॉन्सेप्ट होगा एक्स माइनस माइनस के लिए, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं क्या, एक ऑपरेशन आप खुद का आउटपुट चेक करिएगा, जेड इक्वल्स टू मैं लिख देता हूँ एक्स माइनस माइनस, राइट। उस केस में क्या होगा, एंड देन प्रिंटफ, एक काम करता हूँ, बार बार ये लाइन लिखने से अच्छा ना एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ, राइट। अब मैं क्या करूंगा, जेड इक्वल्स टू माइनस माइनस एक्स, ओके। नाउ सेम, ओके। अब हम लोग इसका आउटपुट गेस करते हैं, ठीक। यू जस्ट पॉज द वीडियो एंड गेस द आउटपुट।
राइट। तो अब इस केस में x की वैल्यू क्या हो गई थी हमारे पास, यहाँ पे 12 हो गई थी। ओके, तो z इक्वल्स टू एक्स माइनस माइनस, तो क्या होगा, पोस्ट फिक्स में क्या हमारे पास ऑपरेशन है, तो सबसे पहले क्या होगा, असाइनमेंट होगा। राइट, सबसे पहले क्या होगा, वैल्यूज असाइन होंगी। तो क्या होगा, z इक्वल्स टू, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, x एंड देन x इक्वल्स टू x माइनस वन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियली x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई थी, 12 हो गई थी। राइट, सो यहाँ पे अगेन z की वैल्यू आउटपुट क्या होगा, 12 ही आएगा ना, यहाँ पे z इक्वल्स टू क्या होगी, वैल्यू 12 ही प्रिंट होगी। फिर क्या होगा, x इक्वल्स टू x माइनस वन, यानी 12 माइनस वन, दैट इज इक्वल्स टू, अब x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, वन, x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, 11 होगी। अब इस सिनेरियो में आप z इक्वल टू माइनस माइनस एक्स है, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे प्रीफिक्स में ऑपरेशन हो रहा है, तो सबसे पहले क्या होगा, x का क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा, देन फिर असाइनमेंट प्रोसेस होगा। यानी यहाँ पे x इक्वल्स टू x माइनस वन हम लोग लिखेंगे, क्लियर, x इक्वल टू x माइनस वन। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 11, सो 11 माइनस वन इक्वल्स टू 10, यानी x की वैल्यू 10 हो गई, एंड नाउ दिस वैल्यू ऑफ x इज असाइन टू z, यानी अब x की ये वैल्यू z को असाइन हो गई, तो z इक्वल्स टू क्या हो गया, 10 हो गया। राइट, सो सिंपली यहाँ पे आउटपुट z की वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग, 10 लिख देंगे। सो दिस वुड बी द प्रोबेबल आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। अगर हम लोग इसको रन करते हैं तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। देख सकते हैं 10 12 12 10। तो होपफुली ये यूनिटी ऑपरेशन जितना था वो आपको क्लियर होगा, एक्स प्लस प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स माइनस माइनस एक्स, अभी क्लियर हो चुका होगा। ठीक, ये जितने भी ऑपरेशन हम देख रहे हैं ना, एक्स प्लस 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 एक्स माइनस माइनस, ये सारे के सारे ऑपरेशन सी सी प्लस प्लस जावा में ही एप्लीकेबल है। अगर हम लोग पाइथन में कोड करेंगे तो ये पाइथन में इस टाइप के यूनिटी ऑपरेशन अलाउड ही नहीं होते, आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। आप इन प्लेस ऑफ जेड जेड इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, आपको ये पूरा का पूरा लाइन ऐसे लिखना पड़ेगा। राइट, सो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है हमारे पास स्टैटिस्टिकली टाइप लैंग्वेज और डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज। राइट, तो ये पॉइंट यहाँ इंपॉर्टेंट है, क्लियर। आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो होपफुली अभी हम लोगों ने दो ऑपरेटर, एक ऑपरेटर पढ़ लिया, दैट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर का मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप का जो ऑपरेटर हम लोग अभी स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर। राइट, लेट्स स्टडी कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक, तो इतने टाइप के हमारे पास क्या होता है कंपैरिजन ऑपरेटर, तो कोई बहुत खास बात इसमें नहीं है। राइट, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, दिस इज द इक्वालिटी साइन। राइट, एंड दिस इज टी वे कंपैरिजन ऑपरेटर। राइट, इसको हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक, अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस का यूज चेक करते हैं हम लोग, यूज तो छोड़ो, चेक करते हैं। जैसे अगर मैं टू है, टू को हम लोग लेस देन थ्री लिख सकते हैं, आप लोग बोलोगे हाँ लिख सकते हैं। अगर मैं क्या करूं, टू को लेस देन इक्वल टू थ्री बोल सकता हूँ, यस, टू इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू थ्री। तो समझ आए, लेस देन थ्री और लेस देन इक्वल टू थ्री में क्या डिफरेंस होता है। लेस देन थ्री में द नंबर शुड बी लेस देन इक्वल, लेस देन थ्री, सॉरी, लेस देन, अगर यहाँ पे जब भी आप लेस देन ऑपरेटर यूज करते हो तो जो आपका, अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा मेरे को बोलने में आसानी हो तो मैं ए और बी के फॉर्म में लिखता हूँ, तो ए लेस देन बी लिखता हूँ सपोज। तो अगर मैंने ए लेस देन बी लिखा हुआ है, तो इसका ये डेफिनेटली मतलब है ए की वैल्यू बी से छोटी ही होगी। राइट, अगर यहाँ पे ए मैं लिख देता हूँ ए लेस देन इक्वल्स टू बी, तो उसके इसमें क्या मतलब होगा कि ए की वैल्यू बी से छोटी भी हो सकती है एंड बी के इक्वल टू भी हो सकती है। समझ आई बात, यहाँ दोनों केस क्या है इन्वॉल्व है, ए कैन बी लेस देन बी और मे बी इक्वल टू बी। राइट, ये दोनों केस क्या है हमारे पास पॉसिबल है। सेम केस अगर हम लोग ग्रेटर देन के लिए करेंगे, अगर ए ग्रेटर देन बी होगा तो वहां पे क्या होगा, ए की वैल्यू बी से बड़ी होगी डेफिनेटली। लेकिन अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो जाएगा तो उस केस में क्या होगा कि ए की वैल्यू बी से बड़ी भी हो सकती है एंड बी के बराबर भी हो सकती है। ठीक, सो ये चीज ध्यान रखना। तो अगर कहीं स्टेटमेंट हमको आ गया क्या कि टू लेस देन थ्री, तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। क्या टू लेस देन इक्वल टू थ्री, ये क्या है हमारे पास, ट्रू स्टेटमेंट है। सिमिलरली कोई कहे फोर फोर ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, तो क्या ये कैसा स्टेटमेंट, ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि फोर ग्रेटर देन है वन, तो ट्रू स्टेटमेंट हो गया। अगर सिंपली फोर ग्रेटर देन वन होता तो उस केस में क्या लिखते, तब भी ट्रू स्टेटमेंट है। तो होपफुली ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। राइट, अगर मैं यहां लिख दूं क्या, वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, तो क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है, यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। क्योंकि यहाँ भले ही वन ग्रेटर देन है लेकिन वन इक्वल टू वन तो आप बोल सकते हो ना यहाँ पे, क्लियर है कॉन्सेप्ट।
तो दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। तो होपफुली ये समझ आ गया होगा आपको कंपैरिजन ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट, ठीक। सो कंपैरिजन ऑपरेटर टोटली क्या होता है, आउटपुट क्या देगा आपको, बुली बाइनरी फॉर्म में आपका आउटपुट देगा, इधर जीरो और वन, राइट। बुल फॉर्म का आप कह सकते हैं आउटपुट देगा, ठीक। अगर आप जो कंपैरिजन करा रहे हो वो कंपैरिजन अगर आपका पॉजिटिव है, मतलब वो कंपैरिजन अगर आपका ट्रू है, तो उस केस में ये आउटपुट क्या देगा, आपको वन देगा। अगर जो आप कंपैरिजन लिख रहे हो वो कंपैरिजन अगर आपका फॉल्स है, तो उस केस में ये आउटपुट क्या देगा, आपको जीरो देगा। नाउ वी कम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर ऑपरेटर। देखो सबसे पहली बात, ये ऑपरेटर जो है इसको हम लोग थ्री वे कंपैरिजन ऑपरेटर कहते हैं। थ्री वे कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है अभी हम लोग सीखेंगे, लेकिन इसको यूज करने से पहले सबसे पॉइंट ध्यान रखना कि ये पुराने जितने भी हमारे पास कंपाइलर है ना, वहां पे ये पर्टिकुलर चीज अवेलेबल नहीं है, राइट। ये जो सबसे लेटेस्ट आया ना C25, उसमें ये क्या है हमारे पास अवेलेबल है। सो अगर आप यूज कर रहे होंगे इसको अपने प्रोग्राम में, तो ये अगर आपको एरर थ्रो कर रहा है तो इट्स नॉट फॉल्ट, ये चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, राइट। ये चीज एग्जिस्ट करती है, फॉल्ट कहाँ है, फॉल्ट ये है कि आपके पास जो पर्टिकुलर सी कंपाइलर है वो आपका लेटेस्ट वर्जन का नहीं है, राइट। सो ये ऑपरेटर क्या होता है बेसिकली, अगर कहीं एक्स, मैंने थ्री वे कंपैरिजन ऑपरेटर यहाँ पे लगा दिया एक्स, ये आप देख रहे हैं, तो उस केस में आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, अगर x की वैल्यू लेस देन होगी तो ये आर्बिट्रली कोई भी नेगेटिव नंबर प्रोवाइड कर देगा। अगर x की वैल्यू y होगी, मतलब x की वैल्यू y के बराबर होगी, तो उस केस में ये आउटपुट जीरो प्रोवाइड करेगा। और अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन y होगी, तो ये आर्बिट्रली कोई भी पॉजिटिव नंबर आउटपुट में आपको दे देगा। दिस इज थ्री वे कंपैरिजन ऑपरेटर। सो इफ वी अप्लाई दिस ऑन टू डिफरेंट ऑपरेंड्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन बिटवीन टू डिफरेंट ऑपरेंड्स, ये आउटपुट क्या करेगा, आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आपकी वैल्यू लेस देन y है, तो उस केस में कोई भी नेगेटिव नंबर ये आपको दे देगा। अगर x इक्वल्स टू y है, तो उस केस में आउटपुट जीरो आएगा, और x ग्रेटर देन y है, तो उस केस में आउटपुट पॉजिटिव नंबर आएगा, ठीक। कभी कभी किसी मतलब जिसके सिस्टम में रन हो रहा है, तो उस केस में मोस्ट प्रोबेबली ये कहीं कहीं -1 दे देता है, राइट। जनरल आउटपुट लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं कि यही है, कहीं इसमें तो ये तो कंफर्म है कि ये जीरो ही देगा। अगर x इक्वल्स टू वाई, तो उस केस में ये जीरो आउटपुट देगा, और इस केस में ये वन दे देता है। ये बाय डिफॉल्ट कहीं कहीं आपको आउटपुट देखने को मिलेगा, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि -1 ही आउटपुट देगा। अगर x लेस देन वाई, कोई भी आर्बिट्रली निगेटिव नंबर ये क्या कर सकता है, आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है, क्लियर। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर करना था, ठीक। हम्म। तो होपफुली कंपैरिजन ऑपरेटर समझ आ गया। अब इसका हम लोग प्रोग्राम देख लेते हैं, एंड देन वी आर डन विद दिस। इसको हटाना जरूरी नहीं है, एक काम करता हूँ, इसको हटा, ठीक। नाउ int y इक्वल्स टू, सपोज मैं लिखता हूँ 12, राइट। नाउ सिंपली अगर मैं कंपैरिजन करूंगा, printf %d कॉमा बार बार x ग्रेटर देन y, राइट। सिमिलरली printf %d कॉमा x लेस देन y, राइट। printf %d x greater than equals to y greater than equals to y, right. And now printf %d less than equals to y. Simply save this. So let's guess the output, x greater than y. क्या x greater than y है? No. So output would be 0 because this statement is false. X less than y, definitely output would be 1. X greater than equals to y? No. 10 is neither greater than y, मतलब 10 is neither greater than 12, or 10 is also not equals to y, so, मतलब 10 is also not equal to 12, right। तो यहाँ पे आउटपुट क्या देगा, 0। and 10 x less than equal to y, yes, 10 is less than y, so output would be 1. So अगर if I provide backslash n in every case, you will get the desired output,
तो हम लोग इसको सेव करते हैं एंड रन दिस। दिस इज आउटपुट यू गेट। सो ये हमारे पास क्या था, कंपैरिजन ऑपरेटर कॉन्सेप्ट था। हम लोग ऑपरेटर्स को अब नेक्स्ट क्लास में ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन ऑपरेटर्स के बारे में, राइट। सो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय। अच्छा, दूसरा पॉइंट, मेक श्योर यू जॉइन द टेलीग्राम चैनल, राइट। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में भी है और कमेंट सेक्शन में, ठीक। सो प्लीज जॉइन द टेलीग्राम, ओके।